दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। आज की बड़ी खबर में देखिए, आरबीआई का बहुत बड़ा फैसला, 2000 के नोट का सर्कुलेशन किया बंद। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को वापस लेने का फैसला लिया है। फिलहाल बाजार में मौजूद 2000 के नोट वैध रहेंगे। 30 सितंबर तक 2000 के नोट वापस किए जा सकेंगे। आरबीआई अब 2000 के नोट नहीं छापेगी। दरअसल आरबीआई ने 2000 के नोट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। देश में 2000 के नोट लीगल तो रहेंगे, लेकिन उसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया है। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किया कि वे 2000 के नोट जारी करना तत्काल रोक दे। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया गया है। फिलहाल बाजार में मौजूद 2000 के नोट लीगल तो रहेंगे। लोग 30 सितंबर तक उन्हें बैंकों को वापस कर सकते हैं। 23 मई से एक बार में 20,000 रुपये तक की 2000 के नोट बदल सकेंगे। इसके अलावा नोट बदलने और जमा करने के लिए आरबीआई 19 शाखा खोलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने काला धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए 8 नवंबर 2016 की आधी रात से 500 और 1000 के नोट को बंद करते हुए 2000 रुपये के नोट लाई थी। वह देखिए, सुशील मोदी बोले केंद्र सरकार ने काले धन पर किया है दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने 2000 के नोट को बंद करने के लिए राज्यसभा में मजबूती के साथ इस मांग को उठाया था। अब केंद्र सरकार के इस फैसले के लिए सुशील मोदी ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है और इस काले धन के खिलाफ दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया है। सुशील मोदी ने कहा कि यह नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है और काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। 2018 से ही 2000 के नोट की छपाई बंद थी। बाजार से 2000 के नोट गायब हो गए थे और कहीं इनके दर्शन नहीं हो रहे थे। सुशील मोदी ने कहा कि उन्होंने खुद राज्यसभा में इस मामले को उठाया था कि 2000 के नोट को वापस लिया जाए और इसकी कोई जरूरत नहीं है। भीषण गर्मी को लेकर छुट्टी का ऐलान, 1 जून से सभी सरकारी स्कूल बंद। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। 1 जून से सभी विद्यालय बंद रहेंगे। बच्चों की छुट्टी 30 जून तक रहेगी। बढ़ती गर्मी तापमान को देखते हुए छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि बच्चों के स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए सरकार की ओर से एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। यह नंबर है 1041। कहा गया है कि अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है तो इस टोल फ्री नंबर पर फोन करके आवश्यक जानकारी ली जा सकती है और दिए गए सुझाव के अनुसार बच्चों की देखभाल करनी है, लेकिन ज़्यादा तबीयत खराब होने की स्थिति में बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाना है। आनंद मोहन की रिहाई की फाइल सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगी। 8 अगस्त को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि वो गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया के 1994 में हुई हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन को दी गई छूट से जुड़े सारे दस्तावेज पेश करे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने बिहार सरकार की ओर से पेश वकील मनीष कुमार से कहा है कि मामले में आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। पीठ ने उन्हें पूर्व सांसद आनंद मोहन को दी गई छूट से जुड़े सारे दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जी कृष्णैया की पत्नी की ओर से दाखिल याचिका को 8 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। बिहार सरकार के वकील मनीष कुमार ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कुछ वक्त की मोहलत मांगी है। वजह की बड़ी खबर, आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने नोटिस भेजकर पूछा किस आधार पर कानून बदला। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बाद अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने नीतीश सरकार को नोटिस भेजा है और पूछा कि आखिरकार किस आधार पर कानून में बदलाव कर हत्या के दोषी को जेल से छोड़ा गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है। आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर किस आधार पर कानून में बदलाव कर आनंद मोहन को रिहा किया गया है। आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने बताया कि इस मामले में आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा है और पूछा गया है कि आखिरकार सरकार ने किस तरह के बदलाव किए और किस आधार पर बदलाव किया है। इसकी पूरी जानकारी मांगी गई है, लेकिन सरकार ने इसका अभी तक जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आयोग की टीम जल्द स्पॉट विजिट करेगी और मामले की गहन छानबीन करेगी। उन्होंने कहा कि आयोग की टीम जल्द स्पॉट विजिट करेगी और मामले की गहन छानबीन करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार भारत का दूसरा राज्य जहां अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या सबसे अधिक हो रही है, वह बहुत ही चिंता का विषय है। बता दें कि आनंद मोहन की रिहाई के मामले में बिहार सरकार भी गिरती दिख रही है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में उमा कृष्णैया की याचिका पर फिर से सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार कोर्ट के समक्ष जवाब देने में विफल साबित हुई। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सरकार को नोटिस जारी कर उसकी मुश्किलें बढ़ा दी है।
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ऐलान, पटना में होगा देश का सबसे खूबसूरत स्टेडियम। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजधानी पटना में देश का सबसे खूबसूरत स्टेडियम होगा। साथ ही उन्होंने इंजरी सेंटर बनाने की भी बात कही है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि यह अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है, काफी लंबा रास्ता तय करना है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर माहौल मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, इसके लिए रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है। इस रोड मैप को अब केवल जमीन पर उतारना है। उन्होंने घोषणा किया कि पटना के मोइनुल हक को देश के सबसे खूबसूरत स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते ये घोषणा कर रहे हैं कि यहाँ के खिलाड़ियों के लिए एक स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर का भी निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सरकार हर सुविधा देगी। सम्राट चौधरी की टीम में किन्हें मिलेगी जगह, बीजेपी की बैठक पर सबकी नजर। बिहार में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। पटना में एक दिवसीय बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद यह पहली कार्य समिति की बैठक हो रही है। हालांकि मौजूदा अध्यक्ष ने अब तक नई कमेटी का गठन नहीं किया है। वैसे नई कमेटी के गठन की अटकलें जोरों पर है। सम्राट चौधरी की टीम में किसी जगह मिलेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। अगर कमेटी के गठन की प्रक्रिया अपनाई गई तो कार्य समिति की बैठक की तिथि में बदलाव संभव है। प्रदेश कार्य समिति की नई टीम का गठन आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया जाएगा। बीजेपी ने 2 महीने पहले ही संजय जायसवाल की जगह सम्राट चौधरी को प्रदेश पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी थी। सम्राट के निर्देशन में ही 2024 और 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। सम्राट चौधरी इसी को ध्यान में रखते हुए कार्य समिति की नई टीम बनाएंगे। बीजेपी से गठबंधन के लिए चिराग की शर्त, पशुपति पारस को सरकार और एनडीए से बाहर करे बीजेपी। चिराग पासवान भाजपा और उसकी टॉप लीडरशिप से संबंध अच्छा रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भी अकेले लड़ने का हश्र पता है। 2020 के चुनाव में 135 सीट लड़ने के बाद वे मात्र एक ही सीट जीत सके थे। भले ही उनकी पार्टी ने जेडीयू को कई सीटों पर हरा दिया था। लालू यादव की आरजेडी और तेजस्वी यादव से चिराग के अच्छे संबंध हैं, लेकिन नीतीश से उनका 36 का आंकड़ा है। ऐसे में महागठबंधन में चिराग की दाल गलने के असर ना के बराबर है। वहीं एलजेपी रामविलास के सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान ने 2024 के चुनाव में गठबंधन के लिए अपनी शर्तें बीजेपी के सामने रख दी है। सबसे पहले शर्त है कि चाचा पशुपति पारस को सरकार और गठबंधन से विदा किया जाए। उसके बाद चिराग को लड़ने के लिए लोकसभा की 6 सीट के साथ साथ एक राज्यसभा सीट और 2 विधान परिषद की सीट भी चाहिए। चिराग का कहना है कि 2019 में उनकी पार्टी को जितनी सीटें मिली थी उसमें कोई कमी वो मंजूर नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, चार्ज सीट में कभी भी मेरा नाम जोड़ सकती है ईडी और सीबीआई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि चार्ज सीट में कभी भी उनका नाम भी जोड़ा जा सकता है। शुक्रवार को उन्होंने सीबीआई और ईडी को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि ईडी और सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। ईडी और सीबीआई को तो यह भी पता नहीं है कि उन्होंने कितनी बार हमारे घर पर छापेमारी और पूछताछ की है। इस समय चार्ज सीट में मेरा तो नाम नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मेरा नाम जोड़ दे तो हैरानी की बात नहीं होगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद भाजपा के लोग डरे हुए हैं, इसलिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे तो यह सब बिहार में सरकार बनने के बाद से शुरू हो चुका है। हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। कर्नाटक चुनाव के बाद भाजपा सावधान है। कई छापे और कई एजेंसियों को हमने झेला है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा कि कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मेरे पास न्योता आया है। हम उसमें अवश्य जाएंगे। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कर्नाटक जाएंगे। हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी जाएंगे। बिहार पुलिस के जवानों और अधिकारियों को चेतावनी, ड्यूटी पर रील्स और वीडियो बनाया तो नौकरी जाएगी। बिहार पुलिस अपने जवानों और अधिकारियों के मोबाइल और सोशल मीडिया प्रेम से परेशान हो गई है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी मोबाइल में ही लगे रहे हैं और दूसरी ओर कांड हो जाता है। लिहाजा पुलिस मुख्यालय ने अपने जवानों से लेकर अधिकारियों को चेतावनी दी है। ड्यूटी के दौरान मोबाइल का उपयोग नहीं करें। विशेष परिस्थितियों में ही मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है। पुलिस मुख्यालय ने वैसे पुलिसकर्मियों को कड़ी चेतावनी दी है जो रील्स और वीडियो बनाकर अपनी ड्यूटी, हथियार से लेकर वर्दी तक की जानकारी सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। अगर ऐसा किया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। डीएलएड एग्जाम 2023 एंट्रेंस एग्जाम का डेट आया सामने। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से प्रारंभिक परीक्षा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए एंट्रेंस एग्जाम का डेट जारी कर दिया गया है। इसको लेकर 5 से 15 जून तक एग्जाम लिया जाएगा। दरअसल बिहार के 307 डीएलएड कॉलेज के 30,700 सीटों पर एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम का डेट जारी कर दिया गया है।
इसके साथ ही इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी कई निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि डीएलएड परीक्षा केंद्र पर जूता मोजा पहनकर आना वर्जित रहेगा। यह आदेश पहली बार जारी किया गया है। परीक्षा कक्ष में सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। सभी अभ्यर्थियों का वेब फोटो भी लिया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों का एडमिशन के वक्त परीक्षा कक्ष में ली गई बायोमेट्रिक उपस्थिति से मिलान कराया जाएगा। पटना से 20 नए रूटों पर जल्द शुरू होगा इलेक्ट्रिक बसों का संचालन। पीपीडी मोड पर चलेगी बसें। बिहार में वाहनों से होने वाले प्रदूषण से राहत देने के लिए सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन पर परिवहन विभाग तेजी से काम कर रहा है। विभाग स्वच्छ पर्यावरण के उद्देश्य से नए रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू करने जा रहा है। विभाग के मुताबिक बहुत जल्द 20 नए रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा, जिसमें गया, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, नालंदा को शामिल किया। इस सभी रूटों में 40 से अधिक बसों का परिचालन किया जाएगा। बिहार में अब चालान कटने के 90 दिनों में नहीं भरा जुर्माना तो गाड़ी होगी ब्लैक लिस्टेड। बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कटने वाले चालान को यदि 90 दिनों के भीतर पैसा नहीं जमा कराया तो संबंधित गाड़ी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। इसके बाद संबंधित गाड़ी का फिटनेस, प्रदूषण, ऑनरशिप ट्रांसफर आदि वाहन मालिक नहीं कर पाएंगे। परिवहन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। जल्द ही बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी व भागलपुर स्मार्ट सिटी में भी कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के माध्यम से ई चालान शुरू करने की योजना है। स्मार्ट सिटी के तहत पटना में 30 ANPR कैमरा लगाए गए हैं, जिनसे ई चालान कटने लगा है। जल्द ही परिवहन विभाग इस दायरे को 5 गुना तक बढ़ाएगा। विभाग के मुताबिक इस माह तक 29 स्पॉट व 150 कैमरा लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार में आइलैंड जैसे होंगे सभी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म। पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशन पर जब आप खड़े होंगे तो आपकी दोनों ओर गाड़ियां चलेगी। इसी तरह के प्लेटफॉर्म को आइलैंड प्लेटफॉर्म कहा जाता है। पटना मेट्रो के सभी अंडरग्राउंड स्टेशन की बनावट इसी तरह की होगी। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो की पटरियां प्लेटफॉर्म के समानांतर दोनों ओर होंगी। सबसे लंबे अंडरग्राउंड स्टेशन में एक पटना जंक्शन के पास होगा, जिसकी लंबाई 345 मीटर और ट्रैक की गहराई जमीन स्तर से लगभग 23 मीटर होगी।